Hello, dear students. I'm Shalaka Deshpande. Welcome to my YouTube channel. In today's lecture, we are going to discuss about semiconductor physics. So, without wasting much time, let's get started. Let me share the screen. Okay. Okay. So, I hope you're able to see the screen. Okay. So, in today's video, we are going to study about this, what is matter, what are various types of matter. We have already studied this in our school days. So, considering the electronic devices and circuit, there is no need to get into the details of matter yet, but we should know what is different types of matter, for example, solid, liquid, and gas, and what they are composed of. Okay, clear? So here, structure of matter. First of all, we will start with structure of matter. So according to modern electron theory, matter is composed of three fundamental particles which are invisible to bare eyes. These are न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन. जो एटम होता है, किसी भी मैटर जो होता है वो एटम्स से बना होता है. और एटम्स के अंदर तीन पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. ठीक है. Proton is a positively charged, electron is negatively charged, neutron is uncharged, that is electrically neutral in nature, possessing no charge. तो जो प्रोटॉन है, जो एटम में होता है, वो पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज है, और न्यूट्रॉन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है. क्लियर? तो अभी इन तीनों के मास क्या है केजीज में. So mass of neutron in kg is equal to 1.675 into 10 raised to minus 27. Mass of proton in kg is 1.672 into 10 raised to minus 27. Mass of electron in kg is 9.107 into 10 raised to minus 31. Okay, clear? So ये masses है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के. There is no difference between electron of copper, electron of aluminium or electron of any other element. जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो कंपोनेंट्स होते हैं एटम के अंदर, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन, वो हर एक एलिमेंट्स के सेम होते हैं. ओके, मतलब ऐसा नहीं होगा कि एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉन अलग है, कॉपर का इलेक्ट्रॉन अलग है. तो जो अलग अलग एलिमेंट्स है उनमें सब जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सब सेम कैटेगरी में आते हैं. Similarly, neutrons and protons of various atoms are characteristic wise identical in nature. और जो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं अलग अलग एलिमेंट्स के, वो भी सेम होते हैं नेचर में. तो फिर अभी एक क्वेश्चन आएगा, तो ये जो एलिमेंट्स है वो अलग क्यों बिहेव करते हैं एक दूसरे से. मतलब कॉपर में अगर आप छाछ डालोगे तो रिएक्शन होगा, वो ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा. वेयर एज स्टील में आप डालोगे, स्टील के ग्लास में अगर आप छाछ डालोगे तो रिएक्शन नहीं होगा. तो स्टील एक अलग एलिमेंट है और कॉपर एक अलग एलिमेंट है, और दोनों अलग अलग बिहेव कर रहे हैं. बट दोनों के अंदर जो एटम्स है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है, वो सेम है. तो ऐसा क्यों हो रहा है? This is because difference in the arrangement of electrons, protons and neutrons of each atom is composed. ये इसीलिए है क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की अरेंजमेंट होती है एलिमेंट्स के एटम में, वो अलग होती है. अरेंजमेंट बदल गई, प्रॉपर्टीज बदल गई एलिमेंट की. ठीक है. अब स्ट्रक्चर ऑफ एटम. All protons and neutrons are bound together at center of atom, which is called nucleus. जो एटम होता है उसमें एक न्यूक्लियस होता है और अराउंड न्यूक्लियस ऑर्बिट्स होते हैं. तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, वो एक साथ न्यूक्लियस के अंदर होते हैं. ठीक है. while electrons are moving around the nucleus, और जो न्यूक्लियस के अराउंड जो ऑर्बिट्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन प्लेस किए गए हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव कर रहे हैं न्यूक्लियस के, न्यूक्लियस, दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, सो मूव कर रहे हैं न्यूक्लियस के अराउंड. So nucleus can be thought of as a central sun about which electrons revolve in a particular fashion like planets. आपको सोलर सिस्टम पता है, सन होता है, हर एक ऑर्बिट में प्लैनेट होते हैं और प्लैनेट्स सन के अक्रॉस रिवॉल्व करते हैं. वैसे एटम का स्ट्रक्चर भी सोलर सिस्टम की तरह ही होता है. न्यूक्लियस सन है और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऑर्बिट में वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं. ठीक है. The normal atom number of protons is equal to number of electrons.
जो नॉर्मल एटम होता है उसके अंदर जितने प्रोटॉन्स है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं. As neutron is electrically neutral and atom as a whole is electrically neutral. जैसे न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, ओके न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल है और पॉजिटिव निगेटिव चार्जेस का कंसंट्रेशन सेम है, तो जो एटम होता है एज अ होल वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर. अभी एटॉमिक नंबर क्या है? उस एटम के अंदर कितने प्रोटॉन्स है उससे उसका एटॉमिक नंबर तय होता है. जितने प्रोटॉन्स है उतने उसका एटॉमिक नंबर है. एटॉमिक वेट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन न्यूक्लियस एटम, न्यूक्लियस ऑफ एटम. और जो एटॉमिक वेट है वो क्या है? एटॉमिक वेट मतलब जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है उनकी जो भी एडिशन है, जो भी आ रहा है नंबर, दैट इज एटॉमिक वेट ऑफ एटम. ओके. और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कहाँ होते हैं? न्यूक्लियस में एटम के. Electrons which are revolving around a nucleus do not move in the same orbit. तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं एटम में, वो एक ही ऑर्बिट में नहीं होते. The electrons are arranged in different orbits or shells at a fixed distances from nucleus. न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिट ऑर्बिट होता है, हम उसको शेल भी बोलते हैं एटम के केस में. फॉर एग्जांपल एक न्यूक्लियस है, उसके अराउंड एक शेल है, फिर दूसरा शेल आएगा और फिर तीसरा शेल आएगा और सब शेल्स के बीच में जो डिस्टेंसेस है वो इक्वल होते हैं. तो पहले शेल की कैपेसिटी कितनी है, दूसरे शेल की कैपेसिटी कितनी है, तीसरे की कैपेसिटी कितनी है, ये हमको कैसे पता चलेगा? जो शेल है उसमें मैक्सिमम 2 × 10⁻² इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वेयर एन इज नंबर ऑफ शेल. हमको पता कैसे चलेगा कि ये एक शेल इतने इलेक्ट्रॉन्स होल्ड करता है? सपोज अभी फर्स्ट ऑर्बिट है तो n की वैल्यू 1 हो गई, 1/2, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 × 1 2. तो फर्स्ट ऑर्बिट 2 इलेक्ट्रॉन्स होल्ड करने की कैपेसिटी रखता है. ठीक है. सेकंड शेल कैन ऑक्यूपाई मैक्सिमम ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स. क्यों? क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या है? 2 × 2⁻² फॉर सेकंड ऑर्बिट, 2 × 2⁻³ फॉर थर्ड ऑर्बिट, 2 × 2⁴ फॉर फोर्थ ऑर्बिट. सेकंड ऑर्बिट की बात चल रही है. 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, 4 2 8. तो सेकंड ऑर्बिट टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स होल्ड करने की कैपेसिटी होती है उसकी. ठीक है. तो इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल ऑफ एटम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एटम. जो भी एटम की कैरेक्टरिस्टिक्स है इलेक्ट्रिकल केमिकल, वो किस पर डिपेंडेंट होती है? कि उसका जो आउटर मोस्ट शेल है एटम का उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है. ठीक है. Such a shell which is outermost is called a valence shell. जो शेल outermost शेल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? वैलेंस शेल बोलते हैं. While electrons in the shell are valence electrons, और जो outermost शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं. There is exception to 2 × n square rule in case of outermost orbit. But ये जो 2 × n⁻² रूल है जिससे हम कैपेसिटी पता करते हैं ऑर्बिट की, वो आउटरमोस्ट ऑर्बिट के केस में एप्लीकेबल नहीं है. आउटरमोस्ट ऑर्बिट यानी लास्ट ऑर्बिट एटम का इज इन एन एटम कैन नॉट अकोमोडेट मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन. जो आउटरमोस्ट ऑर्बिट है उसकी कैपेसिटी फिक्स है 8 इलेक्ट्रॉन. वहां पे हम फॉर्मूला नहीं लगा सकते. अगर 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो जाते हैं तो इट बिकम्स अनस्टेबल. तो मैक्सिमम कैपेसिटी जो होती है आउटरमोस्ट शेल की वो 8 इलेक्ट्रॉन्स की होती है. The valence electrons revolving in outermost shell are said to be having highest energy level. जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं outermost shell में उनकी एनर्जी लेवल बहुत हाई होती है. The amount of energy required to extract valence electron from outermost shell are said to be having highest energy level. The amount of energy required to extract valence electron from outermost shell is very less. देखो जैसे जो इलेक्ट्रॉन है वो जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर होता है वैसे वैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस कम होते जाता है. जो लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी और न्यूक्लियस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी कम होता है. तो जो एनर्जी लग रही है उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए शेल से वो काफी कम होती है. ठीक है. An atom absorbs energy from heat source or light due to high atmospheric temperature. Energy levels of electrons are raised. When such additional energy is imparted to electrons, electron move to next orbit. जब भी एक एटम है उसके अंदर सपोज एक इलेक्ट्रॉन है,
इलेक्ट्रॉन को हीट एनर्जी देती। ओके, उस एनर्जी की वजह से वो न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर पाएगा। ओके, और एक शेल आगे चला जाएगा, मूवमेंट चालू हो जाएगी। ठीक है, आप कितनी एनर्जी दे रहे हो उसके ऊपर डिपेंड है। When energy is applied to valence electron, it gets completely removed from force of attraction of nucleus. और अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी जाती है, ओके, जो लास्ट शेल में है एटम के, तब क्या होता है, वो कंप्लीटली बाहर चला जाता है एटम के, इलेक्ट्रॉन एटम के बाहर चला गया। सच इलेक्ट्रॉन विच इज नॉट सब्जेक्टेड टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड अ फ्री इलेक्ट्रॉन। जैसे वो इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाता है आउटर मोस्ट शेल के, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। सच अ फ्री इलेक्ट्रॉन आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लो ऑफ करंट। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही कंडक्टर में करंट फ्लो होता है। हम बैटरी लगाते हैं कंडक्टर के अक्रॉस और कंडक्टर को एनर्जी मिलती है और वो करंट कंडक्ट करता है। ठीक है, मोर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बेटर द कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल। और जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास रहेंगे उतनी कंडक्टिविटी भी हमारी ज्यादा रहेगी। ठीक है, क्लियर? ओके, now if electron is extracted from outermost shell, as electron is negatively charged, the overall negative charge of atom decreases. देखो, जब भी इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है आउटर मोस्ट शेल के, हमको पता है इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज है, तो निगेटिव चार्ज जो है एटम का वो कम हो रहा है उसकी वजह से। ओके, बट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रिमेन सेम, यही रीजन है। हेंस पॉजिटिव चार्ज रिमेन सेम, पॉजिटिव चार्ज सेम हो रहा है, निगेटिव चार्ज कम हो रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया। सो एटम एज अ होल लूजेस इट्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल नेचर एंड इज सेड टू बी पॉजिटिवली चार्ज। तो ऐसे एटम को हम बोलते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम। If by any means electrons are added to atoms, atom as a whole is said to be negatively charged. अगर उल्टा भी हो सकता है कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया कोवलेंट बॉन्ड या फिर किसी भी वजह की वजह से, तो वो जो एटम है वो निगेटिवली चार्ज बन जाता है। अब आप देख सकते हो ये डायग्राम, पहली डायग्राम हाइड्रोजन एटम की है। हाइड्रोजन एटम के सेंटर में न्यूक्लियस है, प्लस दिया है क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर एक ही प्रोटॉन होता है। जो हाइड्रोजन एटम होता है उसके अंदर एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, और जो सेंटर है प्लस साइन का उसे न्यूक्लियस बोलते हैं। प्लस साइन इसलिए क्योंकि यहाँ पे प्रोटॉन है और उसके अक्रॉस एक ऑर्बिट है जिसके अंदर ब्लू कलर का जो नोटिफिकेशन दिया है इलेक्ट्रॉन के लिए, दैट इज नथिंग बट अ इलेक्ट्रॉन which is revolving around the nucleus. Okay, clear? So that is a hydrogen atom. अब ये जो है ये सिलिकॉन एटम है। सिलिकॉन एटम में टोटल फर्स्ट शेल में आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, सेंटर इज ऑब्वियसली न्यूक्लियस। फर्स्ट शेल में आप ऑब्जर्व कर सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स है, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है कैपेसिटी के हिसाब से, और आउटर मोस्ट शेल जहां पे रूल एप्लीकेबल नहीं है वहां 4 इलेक्ट्रॉन्स है। तो उसे स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स लगेंगे, और 4 इलेक्ट्रॉन्स लगेंगे। ठीक है, तो ये अनस्टेबल एटम है फिलहाल, जो सिलिकॉन का एटम है वो। तो सिलिकॉन क्या है, एक सेमीकंडक्टर मटेरियल है जिसके जिसके हम और भी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बारे में। ओके, so that's all about today's lecture. So that's all about today's lecture. You can, I hope you have understood today's lecture. Okay. So we will meet in next lecture. Goodbye. Please like, share and subscribe my channel.